Hello students, welcome everyone. So in this part we are going to cover one of the main important topic of magnetic effects of electric current, that is motor. CBSE ने क्या किया है कुछ सालों तक they have given the working of and the construction of motor in the CBSE board papers, but later on कुछ साल बाद उन्होंने फिर क्या कर दिया, सिर्फ प्रिंसिपल को रखा था. लेकिन अब वापस से what CBSE is doing is they are also including the principle as well as the working and the construction of motor. Okay, electric motor I mean to say. तो टेक्निकली ये बहुत बड़ा टॉपिक लगता है लेकिन उतना बड़ा है नहीं. एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको 2-3 पॉइंट्स दूंगा एंड I will be giving you proper ways how to write it in the CBSE boards paper. Okay, so it is going to be a simple topic. Yes, it is a new topic. समझने में हल्का सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, सो गिव योर टाइम एंड एफर्ट्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एकदम से यू एक्सपेक्ट कि सब कुछ समझ में आ जाएगा. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट. टेक योर टाइम, इसको 2-3 बार स्टडी करो तो आपको क्लियरली ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या है समझ में आ जाएगा. 80% ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल. आपको हल्का सा जो दिमाग लगाना है वो जो 20% में लगाना है, दैट आई लेट यू नो कि कौन से पार्ट में लगाना है. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मोटर है क्या. आई थिंक एवरीबडी नोज इट. मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इजंट इट. तो यू सी मोटर लाइक ऑलमोस्ट एवरीवेयर. फैन में है, हमारे मिक्सी में होता है, राइट. और मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन पार्ट्स में आपका मोटर लगता है. सो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ रेवोल्यूशनराइज द वर्ल्ड. यू नो, काफ़ी सारे इन्वेंशन और इनोवेशंस मोटर की वजह से ही हुआ है, राइट. तो काफ़ी मशीन्स में मोटर यूज़ होता है. तो सिंपली मेंट व्हाट इज़ अ मोटर? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये तो हो गया मोटर क्या है. दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटर. प्रिंसिपल ऑफ मोटर को समझने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक लॉजिक है जो हमने लास्ट पार्ट में कवर अप किया था. उसमें क्या किया था कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, किसको? करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, उसको जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, किसी दूसरे मैग्नेट के आसपास ले जाओगे, तो क्या होगा? दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर कर जाएंगी. मैग्नेट की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करने की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है. वो एनर्जी क्या था? मैकेनिकल फोर्स विच कैन रोटेट और विच कैन मूव एनी वन ऑफ देम विच एवर इज़ फ्री. यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में. अब मोटर क्या कहता है कि मोटर जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो क्या कहता है? अगर आप एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो नाम याद रखो, करंट कैरिंग यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल में ऑलरेडी करंट है, यानी कि उसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है. सो जब एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को आप प्लेस कर दोगे बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दो मैग्नेट्स के बीच में, तो क्या होगा? अ फोर्स विल डेफिनेटली एक्ट बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इजंट इट. तो जैसे ही वो फोर्स इंटरैक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन? अ मैकेनिकल फोर्स विल जनरेट विच विल रोटेट द कॉइल कंटिन्यूअसली. ये है हमारा लॉजिक. So again, a motor works on the principle that when a current carrying rectangular coil is placed in the magnetic field, right, a force acts on it which rotates it continuously. हमें लॉजिक क्या समझना है? जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से वो मूव हो रहा होगा, राइट. तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में जब आप करंट भेजोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? मोशन होगा. अब कोई भी डिवाइस बनाने के लिए, खासकर मोटर बनाने के लिए, हमें ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि वो मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, है ना. तो मोशन के डायरेक्शन को समझने के लिए फ्लेमिंग्स ने क्या किया था, साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग्स, ने एक रूल इन्वेंट किया था, एक रूल प्रपोज किया था, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहली बार यू हैव टू यूज़ योर लेफ्ट हैंड, क्वाइट नेचुरल. ओके, अब इसमें फ्लेमिंग ने बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, कौन कौन से फिंगर्स? 4 फिंगर जो कि ये वाला है, सेंट्रल फिंगर जो कि ये वाला है, और थंब जो कि ये है. आप तीनों को इस तरीके से रखोगे कि हर फिंगर एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट. जैसे थंब और 4 फिंगर के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर है. ओके, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर है. एंड ये वाला फिंगर यानी कि थंब और सेंट्रल फिंगर भी आपस में क्या है?
परपेंडिकुलर है. समझ में आ गया आपको? सो यू हैव टू प्लेस योर हैंड इन सच अ वे दैट एवरी फिंगर इज एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट. ओके, so you have to stretch your forefinger, central finger and thumb in such way that all are at right angles to each other. अब क्या होगा? So the forefinger, so what you see here is, I'll come once again. So the forefinger, center finger and thumb, they all are at right angles to each other, such that forefinger will represent the direction of magnetic field, central finger will represent direction of current and the thumb represents direction of motion. यानी कि तीनों फिंगर्स का अपना अपना डायरेक्शन है. थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको? मैकेनिकल फोर्स को. फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को. और सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को. राइट? जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखते हो ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज बेसिकली बेस्ड ऑन मोटर. इट इज़ बेस्ड ऑन मोटर. मोटर में एंड रिजल्ट क्या है? मोटर में आपका जो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट इज नथिंग बट इट इज मोशन, इजंट इट? तो आप जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखोगे, आपको बस ध्यान क्या देना है? दैट यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट थंब एट लास्ट. मतलब पहले फोर फिंगर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर सेंट्रल फिंगर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, लास्ट में आप देंगे थंब. क्योंकि थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन है ना. फोर्स, यहाँ पे मैंने आपको फोर्स लिखा हुआ है. फोर्स एंड मोशन मीन्स द सेम थिंग, राइट? सो यू हैव टू होल्ड योर फोर फिंगर, central finger and thumb of left hand at right angles to each other, such that forefinger represents direction of magnetic field, central finger represents direction of current and thumb finally represents direction of motion. Okay, तो इस रूल को हम यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं मोटर, उसका डिज़ायरेबल मोशन आप किस तरफ चाहते हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Right? So this comes out for 3 marks. What is Fleming's left hand rule? Again, just to revamp, just to revise it, मैंने भी आपको FLH मतलब Fleming's left hand rule, उसमें फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट. एंड थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन. ध्यान क्या रखना है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सबसे एंड में किसके बारे में लिखोगे? थंब के बारे में लिखोगे. मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? कहने के लिए हम थंब के इन्फॉर्मेशन को आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन कभी भी आप जब क्वेश्चन यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखोगे, यू विल नेवर स्टार्ट लाइक होल्ड द थंब, सेंट्रल फिंगर एंड फोर फिंगर. ऐसे नहीं शुरू करेंगे. हमेशा थंब के बारे में हम बाद में इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि थंब क्या है? एंड रिजल्ट दे रहा है, यानी कि मोशन दे रहा है. तो थंब के बारे में बाद में देंगे. पहले फोर फिंगर लिखेंगे, फिर सेंट्रल फिंगर लिखेंगे एंड देन थंब देंगे. आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू नाउ, राइट? ओके. और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन बता रखा है. मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ डिनोटेड बाय बी. मोशन आप इसको एम से डिनोट कर सकते हो एंड करंट को आप पता ही है, आपको आई से डिनोट करते हैं. तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या बता रहा है? कि सब लोग आपस में 90 डिग्रीज टू ईच अदर है. फोर्स इज़ 90 डिग्रीज टू मैग्नेटिक फील्ड इज़ 90 डिग्री टू करंट एंड फोर्स और मोशन इज़ 90 डिग्री टू करंट. ओके. एंड जब आप इस ग्राफ को बनाते हो तो आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है. मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर एट राइट एंगल्स एंड दिस एफ इज़ ऑल्सो राइट एंगल्स टू बोथ ऑफ देम. हालांकि अभी दिखने में आपको राइट एंगल्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये एफ क्या है? इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन. दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू जेड एक्सिस. ओके. सो अब बात आती है, ठीक है, समझ में आ गया कि हमको कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे मोशन होगा. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रोटेशनल मोशन की. ओके. तो रोटेशनल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, दैट इज़ टॉर्क. हालांकि टॉर्क 10th क्लास में नहीं डिस्कस करते हम, क्योंकि मैं मोटर पढ़ा रहा हूँ आपको. मोटर में टॉर्क का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए मैं आपको टॉर्क बता रहा हूँ. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है टॉर्क के बारे में. वी विल नॉट गो डीप इनटू इट. ओके. दीज आर द टॉपिक्स विच यू विल बी गोइंग टू स्टडी इन 11th क्लास. ओके. तो बहुत ही बेसिक सेंस में मैं आपको बताता हूँ कि टॉर्क क्या होता है. मान लो ये मेरा एक प्लेट है. ओके. ये प्लेट है मेरा, ये कोई भी एक सरफेस है. अगर मैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊं,
ओके अगर मैं इस प्लेट में लेफ्ट साइड और राइट साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाऊं, सो व्हाट विल हैपन? नथिंग इज गोइंग टू हैपन. मैंने पीछे से भी फोर्स लगा और यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. लेकिन मैं कह रहा हूँ इफ देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे क्या हो रहा था, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट. सो व्हेन द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम पॉइंट देयर विल बी नो मोशन, इजंट इट? वो मूव ही नहीं होगा. लेकिन मान लीजिए ये मेरा कोई प्लेट है. Now I am applying equal and opposite force again, but at two different points. इस पॉइंट पे और लेट्स से इस पॉइंट पे. अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर को चला जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर को चला जाएगा. हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो ये मैं आपको सीधा दिखाऊँ, वर्टिकली दिखाऊँ. लेट्स सपोज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, है ना, इस वाले पॉइंट पे एंड ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो रहा है. तो क्या होगा, बी वाला पोर्शन ऐसे जाएगा और ए वाला पोर्शन ऐसे जाएगा. इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टॉर्क. टॉर्क मतलब क्या होता है, व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स, देन देयर इज अ रोटेशनल मोशन. ओके, हमने अभी तक ये सीखा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब भी लगता है देयर विल बी नो मोशन. बात वहाँ पे हो रही थी, इफ दे आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट देन देयर विल बी नो मोशन, बट if they are acting on two different points then there will be motion. तो यही कुछ application यूज़ किया है मोटर में. ठीक है, so let's begin with the construction and working of motor. राइट, तो अभी तक हमने मोटर देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ मोटर देख लिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लिया है, और ये हमें समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ अगर रोटेट हो रहा है या रोटेशनल मोशन अगर हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ओनली ऑफ टॉर्क. ओके नाउ लेट अस कंटिन्यू विद कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर. नाउ जब आप मोटर कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो दो तीन चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली आपको समझना चाहिए. सबसे पहले तो यू विल बी रिक्वायरिंग अ मैग्नेट, ऑब्वियसली अ रेक्टेंगुलर कॉइल. देन यू नीड अ थिंग कॉल्ड कम्यूटेटर जिसको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं. देन यू हैव कार्बन ब्रश एंड यू हैव बैटरी. ये 5 चीज़ों का लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना चाहिए. ओके, नीचे मैंने कंस्ट्रक्शन बता रखा है इसका मैग्नेट का, मोटर का. सो हम वन बाय वन इसको चेक करते रहेंगे. सबसे पहले तो आपने देख लिया देयर इज़ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल. दिस इज़ मैग्नेट, ठीक है. सो दिस इज़ M&M मैग्नेट्स लगा रखे हैं. दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस वन इज़ योर रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आर्मेच्योर. So rectangular coil is also known as armature. Then thirdly, there is a thing called commutator जिसको split rings भी बोलते हैं. commutator अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, मैंने x और y करके मेंशन कर रखा है. ये देख रहे हो आप, ब्लैक लाइंस, अभी रेड लाइन हो गया. सो ये जो आपका जो रिंग्स है, हाफ रिंग्स है, बेसिकली स्प्लिट रिंग्स है. दीज रिंग्स आर कनेक्टेड विद द कॉइल. सो वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू x पार्ट ऑफ द रिंग and the other end of the coil is connected to the y part of the ring, isn't it? Okay, then there is a thing called carbon brush. मान लीजिए ये आपका जो वायर है, ये देख रहे हैं आप, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, मैंने ग्रीन पेन से मैंने मेंशन किया है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जहाँ से करंट जाएगा, ओके, कॉइल के अंदर, और ये आपका वायर है. मान लीजिए अगर मैंने वायर को डायरेक्टली कॉइल यानी कि हाफ रिंग एक्स एंड वाई के साथ जोड़ दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैकेनिकल फोर्स लगेगा ये कॉइल घूमेगा, और जब ये कॉइल घूमेगा, राइट, तो आपका वायर एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो सकता है, या फिर फ्रिक्शन की वजह से वो वियर एंड टीयर हो सकता है. और जैसे वियर एंड टीयर होगा, हो सकता है कि वो करंट के साथ कनेक्शन तोड़ दे, और करंट के साथ कनेक्शन तोड़ देगा तो क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स ओरिजिनेट नहीं होगा. तो काफ़ी सोचने के बाद हमें एक चीज़ पता चला कि हमें करंट के कनेक्शन को कंटिन्यूसली कॉइल में देना ही देना है, और वायर को कॉइल के साथ टच भी नहीं कराना है. तो हमें कोई ऐसा एक इंटरमीडिएरी चाहिए था जो कि कॉइल को घूमने से प्रिवेंट ना करे, ट्विस्टिंग ना हो, एंड एट द सेम टाइम करंट भी कंटिन्यूसली फ्लो करे. दो चीज़ें बोली मैंने यहाँ पे. हमें एक ऐसा इंटरमीडिएरी चाहिए था जो कि कॉइल को घूमने से प्रिवेंट ना करे, यानी कि ट्विस्टिंग की वजह से कॉइल बंद हो जाएगा, है ना, और कंटिन्यूसली करंट के सप्लाई को देने के लिए, ताकि मैकेनिकल फोर्स कंटिन्यूसली मिलता रहे. तो हमने क्या चीज़ ढूंढा, एक कार्बन ब्रश करके एक चीज़ है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, दिस इज़ B1, ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, दिस इज़ कार्बन ब्रश. तो ये कार्बन ब्रश क्या करता है, ये करंट
जब कार्बन ब्रश से जाता है तो इन ब्रश के अंदर भी करंट आ जाता है, और ये ब्रश किसके कॉन्टैक्ट में है, कॉइल के कॉन्टैक्ट में है. ओके, सो कॉइल में भी करंट आ जाता है, एंड दिस वे कॉइल रोटेट करेगा लेकिन कार्बन ब्रश कॉन्टैक्ट में रहेगा उसके साथ साथ. ओके, तो कार्बन ब्रश, ये जो कार्बन ब्रश है, इट इज़ कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइल एंड द कॉइल इज एबल टू मूव, राइट. कॉइल ट्विस्ट नहीं होगा, करंट भी कंटिन्यूसली मिल रहा है. एक तरीके से आप ब्रश देख रहे हो ना, ब्रश क्या करता है, स्लाइटली कॉइल को टच कर रहा है, तो जिससे कि करंट कंटिन्यूसली जाता है और कॉइल भी घूमता रहता है. एक तरीके से कॉइल को वो ब्रश करता रहता है बार बार. ओके, सो ये हमारा बेसिक कनेक्शन है. क्या क्या है, मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स, हाफ रिंग्स, कम्यूटेटर बोला जाता है इसको, एंड कार्बन ब्रश, एंड फाइनली the potential difference or the battery. Okay, now guys, if you go for the split rings, okay, there is a concept of reversing the current. ये जो concept है, it is comparatively coming in the higher classes, और इसके सारे dynamics हम higher classes में सीखते हैं. तो 10th class में they have not given much about reversing of current. Okay, so you need not to get tensed or you need not to put so much of brain into the concept of commutator. हम क्या करेंगे, एक बेसिक डेफिनेशन देंगे कम्यूटेटर का. ओके, ज़्यादा इन डेप्थ घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस पूरी चीज़ में बस एक कम्यूटेटर है जो आपको एकदम से क्लिक नहीं होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स सम हायर कॉन्सेप्ट. तो आई विल नॉट बी गोइंग टू मच इन टू इट. ओके, बाकी सबका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है. तो वन बाय वन जरा अरेंजमेंट देखते हैं. नाउ गाइज, ये अरेंजमेंट जो है, इट इज़ नॉट फॉर writing out the answer, just for your explanation, but yes, you will write it up in your notes copy. अरेंजमेंट जब आप फाइनल, हम जब CBSE के लिए आंसर लिखते हैं तो उनमें से कुछ ही पॉइंट्स देना होता है. ये मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दे रखा है, इतना लंबा आंसर नहीं जानते फॉर दैट मैटर. ओके, मैं आपको एंड ऑफ दिस सेशन में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करना है एक आंसर में. तो सबसे पहले अरेंजमेंट में समझते हैं. सबसे पहले अरेंजमेंट क्या कह रहा है कि आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट इज़ प्लेस बिटवीन द मैग्नेट्स, और साथ साथ में आप डायग्राम भी देखते जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस बिटवीन द मैग्नेट्स. कम्यूटेटर हैज़ टू पार्ट्स, एक्स एंड वाई, जो कि हमने देखा एक्स एंड वाई पार्ट है. अगर आप डायग्राम में देखो, एक्स पार्ट भी है और वाई पार्ट भी है. सो वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द एक्स पार्ट एंड द अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द वाई पार्ट. ये जो एक कॉइल का एक पार्ट है वो एक्स से कनेक्टेड है, और कॉइल का जो दूसरा पार्ट है वो वाई से कनेक्टेड है. फाइन, ठीक. तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, द बैटरी वायर्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द कम्यूटेटर. मैं वही बात बता रहा था, हमें कॉइल में करंट भेजना है, लेकिन हम बैटरी के वायर को डायरेक्टली किसके साथ नहीं जोड़ रहे, कॉइल के साथ नहीं जोड़ रहे, क्योंकि इफ़ कनेक्टेड व्हाट विल हैपन, दे विल गेट ट्विस्टेड, है ना. वियर एंड टेयर की वजह से आगे जाके करंट का पैसेज बंद हो सकता है, वो टूट सकता है, करंट का पैसेज टूट सकता है. सो टू पास द करंट, कार्बन ब्रश स्ट्रिप्स B1 एंड B2 आर यूज्ड. अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं. B1, हेयर इज़ B1 एंड B2. ओके, कार्बन ब्रश को यूज़ किया फॉर continuously supplying the current as well as keeping in contact with the commutator rings. Okay, then come on to point 4 पे ध्यान देते हैं. point 4 क्या कह रहा है, just a second, yeah, point 4 क्या कह रहा है, wires are connected to the carbon brush. Okay, you can see that these are the wires are connected to the carbon brush and the half rings of the commutator are connected to carbon brush. और ये जो commutator है, हाफ रिंग्स, ये स्प्लिट रिंग्स देख रहे हैं आप, ये जो स्प्लिट रिंग्स है यहाँ पे साइड में, सो दे आर कनेक्टेड विद दी कार्बन ब्रश B1 एंड B2. सो दिस वाज B1 एंड दिस वाज B2, राइट. X कनेक्टेड टू B1 एंड Y कनेक्टेड टू B2. तो ये है आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन पार्ट. अब क्या होगा, कार्बन ब्रश जो है, इट बेयरली टचेज द रिंग्स, यू नो, दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ उसको कस के पकड़ा नहीं हुआ, जस्ट उसको टच कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक कि वो रोटेट भी हो जाए और साथ क्या हो जाए, कंटिन्यूसली करंट भी मिलता रहे, सो दैट दे आर फ्री टू मूव एंड द करंट इज स्टिल कैरीड इन इट. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, मूविंग ऑन. Now we will understand the basic function of carbon brush to make contact with the rings of the commutator and continuously supply the current of the coil to the coil. So that is what the basic what we say function of carbon ब्रश. ये हमारा डायग्राम था. अब
जो वर्किंग है, ये तो अरेंजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हमारा जो वर्किंग है उसको मैं 3 साइकिल्स में डिवाइड कर रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में कोई साइकिल नहीं है, लक्ष्मी सिंह में कोई साइकिल्स नहीं है, लेकिन समझने के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकिल्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, और टीचर को समझ में आ जाएगा कि यू हैव डन इन डेप्थ रीडिंग इनटू इट। सो लेट्स स्टडी द साइकिल्स वन बाय वन। सबसे पहले वर्किंग में देखिए, इनिशियली शुरुआत में क्या होता है, आपका जो कॉइल ABCD जो है, ओके अगर आप डायग्राम में ध्यान दो, कॉइल ABCD जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है, ऑन दी प्लेन ऑफ बोर्ड जो भी है। सो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। जैसे ही करंट पास होगा इट विल इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन्स दिखाए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कैन यू सी दैट? So the lines of magnetic field are going from north to south. So when current is passed in the coil, it will interact and finally it will cause the coil to rotate, है ना, because of the torque. अब देखिए साइकिल वन में सेम चीज़, यानी कि सेम डायग्राम मैंने दिखा रखा है, बस मैंने मैग्नेट्स मेंशन नहीं किया। अब मान के चले मैग्नेट्स हैं वहाँ पे, तो ये जो कॉइल है, आप ध्यान से देखोगे तो सेम अरेंजमेंट है, ABCD है ना, कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग्स एंड द ब्रशेस एंड द बैटरीज ऑल्सो देयर, राइट। जब मैं जैसे ही करंट को स्विच ऑन करूँगा तो फ्लो ऑफ करंट बताइए कैसे होगा, ABCD, A to B, B to C, C to D एंड लाइक दिस, है ना। तो जब अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, पहली बात पॉइंट P और पॉइंट Q को ध्यान दीजिए। पॉइंट P में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों तरफ देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ओके। पॉइंट P में डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपवर्ड, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड और फोर्स का डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मोशन किधर को होगा, डाउनवर्ड्स होगा। ये हम खुद ब खुद करके भी देख सकते हैं। जब राइट क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में हो, करंट अपवर्ड्स हो, तो मोशन कहाँ को जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा, ओके। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू FLH रूल, coil AB will be pushed downwards. Coil AB is pushed downwards. Now let us consider point Q now. Q में भी magnetic field is towards right. Now current कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। करंट अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है इस प्लेट में। जैसे ही करंट नीचे की तरफ हो और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड हो, अगर हम अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो हमें जो मोशन मिलेगा, यानी कि थंब की डायरेक्शन जो मिलेगी वो ऊपर को मिलेगी। सो टेक्निकली स्पीकिंग कॉइल CD will move upwards, यानी कि coil CD is pushed upwards. तो when you switch on the current, what you're going to see in the coil, you're going to see in the coil that ये आपका मान लो coil है, तो AB जो साइड है वो नीचे जाएगा, ओके, और CD जो साइड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दिस वे इट रोटेट्स, ओके। AB साइड नीचे आ गया, CD साइड ऊपर चला गया ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब आपको एक चीज़ नोट करना है, साइकिल 2 में हम क्या नोट करेंगे, जब रोटेट कर रहा होता है कॉइल, है ना, तो एक ऐसा पॉइंट रीच हो जाता है, कौन सा पॉइंट है वो, वर्टिकल पॉइंट। सो वाइल रोटेटिंग कॉइल रीचेस द वर्टिकल पोजीशन सच दैट ब्रशेस B1 एंड B2 टचेस द गैप ऑफ द कम्यूटेटर। मतलब अगर आपने ध्यान दिया होगा, लेट अस कम बैक टू दिस डायग्राम, ये देख रहे हैं आप, ये आपका स्प्लिट रिंग्स है ना, तो बीच में आप एक गैप देख रहे हैं, तो अभी जो है द कार्बन ब्रशेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्लिट रिंग्स। जैसे ही AB नीचे का और CD ऊपर आया, एक पॉइंट ऐसे आएगा, वर्टिकल पॉइंट ऐसे आएगा। वर्टिकल पॉइंट में क्या होगा, ब्रश अभी भी ऐसा है, लेकिन आपका कम्यूटेटर कैसा हो रहा है, ऐसे हो गया, है ना। कम्यूटेटर अगर आप देखोगे वो इस पोजीशन में आ गया है बिकॉज ऑफ द रोटेशन। इस पोजीशन में क्या हो रहा है, करंट कट ऑफ हो गया। करंट कट ऑफ वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है, क्यों भैया, बिकॉज द कॉइल और द स्प्लिट रिंग्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रश। when they are not in contact with the carbon brush, there will be no flow of current, and when there is no flow of current, there will be no mechanical force, है ना। कोई मैकेनिकल फोर्स तो होगा नहीं, बट द कॉइल does not stop rotating because it had already gained the momentum and goes beyond the vertical point. कहने का मतलब है वर्टिकल पोजीशन में आके आपका कॉइल रुक नहीं जाता है,
नो डाउट करंट का कट ऑफ हो चुका है, लेकिन रुक नहीं गया। रुकने के बजाय वो क्या हो जाता है, वापस रोटेट हो जाता है। क्यों रोटेट हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। हालांकि बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से वी डोंट हैव दैट मच लिबर्टी टू शो इट हेयर इटसेल्फ। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में दिखाना मुश्किल है। रियल टाइम में मैं आपको दिखा सकता था कि कैसे आपका वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है, राइट? सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द यूट्यूब. So you will see that there is one point on the rotation where the half rings or the split rings are not in contact with the carbon brush, but still there's rotation, there is motion because of the momentum. Okay, so cycle 1 के बाद cycle 2 आपने देख लिया. अब cycle 3 में क्या हो रहा है? cycle 3 में आप देखते हो जो पहले ए बी ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखा था, अब वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? सी डी कर रहा है, राइट? साइकिल 3 में देखते हो आफ्टर हाफ रोटेशन सी डी कम्स टू लेफ्ट साइड एंड ए बी ऑन दी राइट साइड. क्वाइट नेचुरल. अब सेम चीज़ हम लोग अगेन इसमें अप्लाई करेंगे. अब अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो चुका है? डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, है ना? सो द फ्लो ऑफ करंट इज डी सी बी है ना. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे. अगर आपने साइकिल 1 में देखा हो तो मैंने फ्लो ऑफ करंट क्या बताया था? ए बी सी डी. अगर आप साइकिल 2 में देखोगे फ्लो ऑफ करंट क्या बताया था? डी सी बी ए. दोनों को देख के क्या लग रहा है? दोनों को देख के यही लग रहा है ना कि एक दूसरे का रिवर्स हो चुका है. यहाँ पे जब आप ऑटोमेशन करते हो और जब आप कोई भी मशीन्स बना रहे हो, मोटर या मोटर का जो भी डिज़ाइन बना रहे हो, तो रिवर्सिंग द करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है. इस रिवर्स को ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं, राइट? अभी आप सिर्फ इतना ही समझेंगे कि स्प्लिट रिंग्स क्यों यूज़ करते हैं? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट्स इट. मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखवाया है कि कम्यूटेटर क्या है या स्प्लिट रिंग्स क्या है. टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम द कॉइल पासेस द वर्टिकल पोजीशन. जब वर्टिकल पोजीशन कवर कर जाता है वो कॉइल, तो आपने देखा कि पहले ए बी सी डी था, अब क्या हो गया? डी सी बी हो गया. इस रिवर्सल को ठीक करने के लिए हम लोग स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं. बस इतना सा अंडरस्टैंड करना, और कोई डीप क्वेश्चंस नहीं आता है बोर्ड्स में. जस्ट अ डेफिनेशन, ओके? एंड नोबडी विल आस्क टू मच डीप इनटू कम्यूटेटर, सो डोंट वरी अबाउट इट. कम बैक टू द थर्ड साइकिल. सो फ्लो ऑफ करंट आपने देखा डी सी बी ए. अगर मैं डी सी बी ए में अब पॉइंट क्यू की तरफ देखूँ, क्यू लेफ्ट साइड आ चुका, पी राइट साइड है. अगर मैं क्यू की तरफ देखूँ, अगेन अभी भी नॉर्थ और साउथ यहीं पर है. यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ लेफ्ट साइड राइट साइड में था. अभी भी लेफ़्ट टू राइट मेरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. ऊपर की तरफ करंट जा रहा है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मोशन अगर ढूंढूंगा तो अगेन मोशन कहाँ को मिलेगा मुझे? नीचे की तरफ. सिमिलरली अगर मैं पी पॉइंट पे देखूँ, मैग्नेटिक फील्ड अगेन मेरा राइट हैंड साइड में है. करंट अभी मेरा नीचे आ चुका है, तो मोशन मुझे कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ मिलेगा. So according to Fleming's left hand rule, coil CD is pushed downwards and coil AB is pushed upwards. So this way ये continuously rotate होता रहता है as long as the current is being passed in the circuit. Okay, so you will see that sometimes AB is coming down, then CD is coming down, AB is coming down and CD is coming down. This way the rotation happens because of the torque. Okay, तो इस पूरे सिनेरियो में आप साइकिल्स में अगर आप डिवाइड करके दिखा दोगे, खासकर इन डायग्राम्स के साथ, आई थिंक दैट विल गिव यू अ बेटर इंप्रेशन ऑफ द आंसर. ओके, सो दिस वाज अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक. यू नीड टू गो थ्रू एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. दिस इज़ अ वेरी बेसिक मोटर. हालांकि एक्चुअल मोटर्स अगर आप देखोगे उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही यूनिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और बिल्कुल इतना बेसिक, ये आप बहुत बेसिक सीख रहे हो. उसको डीसी मोटर बोलते हैं, डायरेक्ट करंट वाला मोटर बोलते हैं इसको. ओके, तो अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हमें क्या क्या देना है एक आंसर में. जब अगर हम अगर आंसर आता है, फॉर एग्जांपल दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, explain the construction and working of electric motor. So what you need to write? Okay, so for your reference I have highlighted the headings which you need to write up in your answer. सबसे पहले तो मोटर बताया क्या होता है, ओके, उसका डेफिनेशन. फिर प्रिंसिपल ऑफ मोटर बताना है. उसके बाद आप सीधा आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर पे. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर पे आपको ये 5 पॉइंट बताना है: मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश एंड बैटरी. अरेंजमेंट को आप छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्शन बता दिया. उसके बाद आप सीधा बनाएंगे डायग्राम. डायग्राम नंबर 1.
डायग्राम नंबर 1 बताया, उसके बाद नीचे लिखेंगे वर्किंग, मैंने हाईलाइट किया वर्किंग को, वर्किंग के बारे में लिखा, ठीक है। उसके बाद हेडिंग देंगे साइकिल 2 एंड डायग्राम 2, उसके बारे में बताया, जस्ट इतना ही बताना जितना मैंने बताया आपको विद द डायग्राम, ओके। साइकिल 2, ओके, साइकिल 2 बता दिया एंड साइकिल 3 विद डायग्राम। सो इतना सा बनाना है, पूरा नोट्स पूरा आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको हाईलाइटेड वर्जन बता दिया है, बट इन योर नोट्स कॉपी यू हैव टू राइट इट ईच एंड एवरीथिंग सो दैट जब आप रिवाइज करोगे इसको आप ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ, ओके। दिस इज़ अ वेरी यूनिक टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक टू यू पीपल हैंडलिंग विद सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। सो टेक योर टाइम, इसको 2-3 बार अच्छे से कवर अप करिए सो दैट आपको दिमाग में अच्छे से रह जाए इस चीज़। और ध्यान दीजिएगा जब आप कंस्ट्रक्शन बताओगे, कम्यूटेटर का डेफिनेशन और कार्बन ब्रश का डेफिनेशन देना ज़रूरी है। कार्बन ब्रश का क्या काम है, इट कंटिन्यूसली सप्लाइज द करंट and barely touches the half rings. On the other hand, commutator क्या है, it helps in the reversing the direction of current when every time the coil passes the vertical position. These are the 2 points which you need to write down in your answer. Plus sometimes they use the word rectangular coil and convert it with armature, so they can use any word, armature or rectangular coil means the same thing, ठीक है जी। तो ये था हमारा working of motor. In the next part, I will be discussing working of generator. So thank you so much, students. Please take care of yourself. Thank you.